हेलो फ्रेंड्स, 7QC टूल्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 7QC टूल्स में टोटल 7 QC टूल्स होते हैं। चेक शीट, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्ट्रेटिफिकेशन, पैरेटो डायग्राम, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम और कंट्रोल चार्ट। दोस्तों, इसके पहले हमने चेक शीट से लेकर के स्कैटर डायग्राम तक हमने वीडियो अपलोड किया है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे और अच्छी ढंग से सभी QC टूल्स को समझ लिए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट जो QC टूल्स है वह है कंट्रोल चार्ट। दोस्तों, यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इसको आई बटन से देख सकते हैं या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, उससे भी देख सकते हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाला है कि कंट्रोल चार्ट किसे कहते हैं, कंट्रोल चार्ट जो ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनाया जाता है और कितने तरह का कंट्रोल चार्ट होता है, और प्रैक्टिकली मैं कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से कंट्रोल चार्ट को ड्रॉ किया जाता है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि कंट्रोल चार्ट का पैटर्न, यानी कि किस किस कंडीशन में हमारा प्रोसेस जो है आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंट्रोल चार्ट किसे कहते हैं। देखिए, कंट्रोल चार्ट एक ग्राफ होता है जो कि प्रोसेस में जो चेंज होता है टाइम के अनुसार, उसका हम स्टडी करते हैं। यदि हम डिफिनीशन की बात करें तो द कंट्रोल चार्ट इज ए ग्राफ यूज्ड टू स्टडी हाउ ए प्रोसेस चेंजेज ओवर टाइम, यानी टाइम के अनुसार प्रोसेस में क्या क्या वेरिएशन होता है, क्या क्या चेंजेज होता है, इसका हम जिस ग्राफ से स्टडी करते हैं उस ग्राफ को हम कंट्रोल चार्ट कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि यह कंट्रोल चार्ट जो होता है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले देखिए, यह कंट्रोल चार्ट दो एक्सिस में ड्रॉ किया जाता है। पहला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम टाइम पीरियड को इंडिकेट करते हैं सैंपल का, और वाई एक्सिस में हम सैंपल का मीन को हम इंडिकेट करते हैं। और इस ग्राफ को देखिएगा तो सेंटर में एक लाइन होता है जिसे हम टारगेट लाइन या मीन लाइन कहते हैं, और उस सेंट्रल लाइन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर में अपर कंट्रोल लिमिट होता है और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे में आपको लोअर कंट्रोल लिमिट होता है। अब देखिए, ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्यों लेते हैं। देखिए, हमारा प्रोसेस, हमें पता है कि हमें जनरली आप सुनते होंगे कि हमारा प्रोसेस 6 सिग्मा में काम कर रहा है, तो ये 6 सिग्मा ही क्यों लिया जाता है। देखिए, एक हमने यह देखा है, यदि आपका प्रोसेस प्लस माइनस 1 सिग्मा, कहने का मतलब कि टोटल 2 सिग्मा पे अगर काम करता है तो 68.26% आपका पार्ट ओके निकलता है और 31.74% जो है रिजेक्शन निकलता है। तो हम इतना रिजेक्ट करके हम पार्ट तो बनाएंगे नहीं, इसीलिए हम 2 सिग्मा में प्रोसेस हम काम नहीं कर पाते हैं। अब आइए 4 सिग्मा में क्या होता है। मीन वैल्यू से 2 सिग्मा ऊपर और 2 सिग्मा नीचे को हम 4 सिग्मा कहते हैं। इसमें हमने प्रोसेस करके हम देखते हैं तो इसमें पाते हैं कि 95.44% जो होता है पार्ट ओके बनता है और लगभग 4.56% रिजेक्ट बनता है। तो यह भी रिजेक्शन इतना हमें अलाउ नहीं होता है। लेकिन यदि हम 6 सिग्मा में हमारा प्रोसेस काम करता है, यानी कि मीन लाइन से 3 सिग्मा ऊपर और 3 सिग्मा नीचे, टोटल 6 सिग्मा में काम करता है, तो हमारा जो पार्ट बनता है वो 99.73% पार्ट ओके बनता है और केवल मात्र 0.27% रिजेक्ट बनता है, या जो कि नेग्लिजिबल है। दोस्तों, यदि आपको या 6 सिग्मा के बारे में पूरी जानकारी लेना है तो हमने व्हाट इज 6 सिग्मा के नाम से एक बेसिक कंसेप्ट वीडियो बनाया है। आपको इसका लिंक आई बटन से दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसको आप देख सकते हैं और 6 सिग्मा के बेसिक नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप का जो ग्राफ बनता है, आप यहाँ राइट साइड में देखेंगे तो ये बेल कर्व का इंडिकेट करता है, जो कि प्लस माइनस 1 सिग्मा, प्लस माइनस 2 सिग्मा, प्लस माइनस 3 सिग्मा को इंडिकेट करता है, और इसमें कितना रिजेक्शन होता है, कितना ओके होता है पार्ट, यह चीज यह इंडिकेट करता है। आइए अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल चार्ट कितने तरह का होता है। देखिए, कंट्रोल चार्ट जो होता है वह डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। डाटा कितने तरह का होता है। डाटा आपको 2 तरह का हम ले सकते हैं। एक वेरिएबल डाटा, जिसको हम कंटिन्यूअस डाटा भी कहते हैं, और दूसरा होता है एट्रीब्यूट डाटा।
अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल डाटा किसे कहते हैं। जब कोई हम पार्ट का या ऑब्जेक्ट का कुछ डायमेंशन चेक करते हैं और उसका जो वैल्यू दिखता है, ऐसे डाटा को हम वेरिएबल डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वर्नियर से या माइक्रोमीटर से हम कोई डायमेंशन मापते हैं और हमें पता चलता है कि इसका डायमेंशन कितना है या कितना माइक्रोन है, तो इस टाइप का डाटा को हम वेरिएबल डाटा कहते हैं। और वेरिएबल डाटा में दो तरह का कंट्रोल चार्ट ड्रॉ किया जाता है, एक मीन चार्ट और दूसरा रेंज चार्ट। मीन चार्ट को हम एक्स बार चार्ट भी कहते हैं और रेंज चार्ट को आर चार्ट कहते हैं। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं वो एट्रीब्यूट डाटा। एट्रीब्यूट डाटा किसे कहते हैं? जो हम केवल विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे कि प्लग गेज से गो नो गो, स्नैप गेज से गो नो गो करते हैं, या ओके एनजी कहते हैं, या फिर गुड बैड कहते हैं। इस टाइप का जो डाटा अगर हम लेते हैं, ऐसे डाटा को हम एट्रीब्यूट डाटा या डिस्क्रिमिनेंट डाटा कहते हैं। दोस्तों, एट्रीब्यूट डाटा भी दो तरह का कंट्रोल चार्ट बनाया जाता है, एक कहते हैं पी चार्ट और दूसरा कहते हैं सी चार्ट। यहां पर मैं आपको कंट्रोल चार्ट जो बनाने का बताऊंगा वह वेरिएबल डाटा का बताऊंगा। यदि आपका रिक्वेस्ट होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल चार्ट एट्रीब्यूट डाटा वाला भी हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि वेरिएबल डाटा से किस तरह से हम कंट्रोल चार्ट बनाएंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल से हमने आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह से बनाया जाता है। यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, कोई डायमेंशन है 10 प्लस माइनस 0.1 टॉलरेंस दिया हुआ है, उसका हमने डाटा लिया है। मैंने यहाँ पे एक ही दिन में अलग अलग टाइम से 9 बजे से लेकर के और टाइम बढ़ाते 10 घंटा पे हमने डाटा लिया है। डाटा समय लेते समय यह भी ध्यान देना है कि केवल आपको 5 पीस का लेना है। 5 पीस का 9 बजे लेना है, फिर 9:30 बजे 5 पीस का लेना है। इस तरह से टाइम बदल बदल करके डाटा लेना है, जो इस प्रकार से है। देखिए, पहला डाटा हमने 9.98, 10.01, 9.98, 10.03, 10.01 इस तरह से पहली बार में हमने 5 पीस का डाटा लिया है। इसी तरह से सेकेंड टाइम में हमने 9.95, 9.98 इस तरह से डाटा लिया, और इस करते करते आपको 10 बार में 9.98, 9.98, 10.01 आप देखिए इस तरह से डाटा ले सकते हैं। तो यह हो गया, सबसे पहले डाटा लीजिए। हमने यहाँ पे मैक्सिमम आपको 10 बार डाटा लिया है, 5 पीस का, तो इस तरह से टोटल डाटा 50 पीस हो गया। तो ये आपको सबसे पहले डाटा ले लेना है। अब डाटा लेने के बाद हम क्या करेंगे? देखिए, जो हमने 5 पीस का डाटा लिया है उसको हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब कि यहाँ पर देखिए 9.98, 10.01, 9.98, 10.03, 10.01 इसका अगर एवरेज निकालेंगे ये होगा आपको 10.002। इसी को कहते हैं हम एक्स बार। तो सभी जितने 5 पीस का हमने डाटा लिया है इसको एवरेज निकालेंगे, और एवरेज इस प्रकार से होता है। पहला का है 10.002 जो हमने बताया, 9.964, 10.026 इस तरह से हमने सबका एवरेज निकाल दिया। ये एवरेज हो गया। अब इस एवरेज को फिर हम एवरेज निकालेंगे जिसको हम कहते हैं एक्स डबल बार, जो यहां पर 10.002, 9.964 इस तरह से सभी एवरेज का हम एवरेज निकालें। आप कैलकुलेट करके देखिए, यह निकलेगा 9.9954। तो यह हुआ मीन चार्ट के लिए, जिसे हम एक्स बार चार्ट कहेंगे, इसका यूज होगा उसमें। दूसरा, ये हम रेंज निकालते हैं। रेंज किसे कहते हैं? देखिए, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम को हम रेंज कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि पहला वाला सैंपल में जो 5 पीस लिया है, यहाँ पर देखिए 10.03 मैक्सिमम है, और आपको मिनिमम कितना है? 9.98 आपको मिनिमम है। 0.05 होगा इसका मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इस तरह से 0.05, 0.08 इस तरह से आपको लास्ट में आपको 0.03 होगा, और इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो ये बन के आएगा 0.055, जो कि हम आर बार कहते हैं। यह इसलिए मैंने निकाला कि यह सभी काम जो है हम एक्स बार जो बनाएंगे और चार्ट बनाएंगे उसमें यह काम आएगा। अब आइए देखिए हम किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे इस चार्ट। आइए हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्स बार जो चार्ट है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए, इसमें 3 इंपॉर्टेंट हमने बताया था लाइन, एक टारगेट लाइन, दूसरा यूसीएल और तीसरा एलसीएल। तीनों को हमने पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। यूसीएल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है एक्स डबल बार प्लस
ए टू आर बार। ये ए टू क्या है, तो देखिए ए टू एक्चुअली में एक कांस्टेंट होता है जो इस टेबल से निकाला जाता है। यह टेबल जो है कांस्टेंट वैल्यू होता है, आप नेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस डाटा को, इस चार्ट को समझिए। देखिए यहां पर जो दिया हुआ है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सब ग्रुप, यानी कि कितने सब ग्रुप, हमने 5-5 लिया है इसलिए हमने 5 वाला को हम हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर D2 का वैल्यू है 2.326, A2 का वैल्यू है 0.577 और D3 का वैल्यू है 0 और D4 का वैल्यू है 2.115। यह वैल्यू इसमें काम आएगा, इसको आपको टेबल से लेना पड़ेगा। अब आइए देखिए यहाँ पे हमने यूसीएल का फॉर्मूला क्या हमने बताया, x डबल बार प्लस A2 और R बार। देखिए यहाँ पे x डबल बार जो हमने यहाँ से लिया है और उसके बाद प्लस है A2 का। A2 का वैल्यू देखिए आपको 0.577 है, तो A2 का वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया और उसके बाद R बार का वैल्यू जो है वो आपको कितना है 0.055 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 10.027 आपका यूसीएल का वैल्यू आ गया। अब आइए हम बात करते हैं कि एलसीएल का कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, केवल जो है x डबल बार प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा और फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ पर x डबल बार 9.9954 और आपका A2 का वैल्यू जैसा हमने बताया यहाँ से डाटा से ले लेंगे 0.577 और उसके बाद यहाँ पे 0.055 है और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.9636 आप कैलकुलेट कर दीजिए। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर मेरा कुछ मिस्टेक होगा तो आप इसको करेक्ट करके कैलकुलेशन कर लीजिए। अब आइए इसको हम किस तरह, और टारगेट का वैल्यू कितना आएगा, यानी कि सेंट्रल लाइन का वह होता है 10, जो कि हमने 10 प्लस माइनस 0.1 दिया है, तो यहाँ पर टारगेट वैल्यू 10 हो गया। अब आइए हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसमें किस में ड्रॉ करेंगे। अब आइए हम जो यहाँ पर x बार का जो वैल्यू 10 आया है एवरेज निकाल करके उसी पॉइंट को हमें यहाँ ड्रॉ करेंगे, जिसको हम x बार चार्ट या मीन चार्ट कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 10.002 है तो वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसी तरह से 9.964 कहाँ है, वो यहाँ वैल्यू आएगा। तीसरा चीज है 10.026 वो यहाँ आएगा और आपका 9.99 यहाँ आएगा, 10.026 यहाँ आएगा, 10.008 आपका वैल्यू यहाँ आ जाएगा, 9.974 यहाँ आएगा, 9.986 यहाँ आएगा, 9.992 आपको यहाँ आ जाएगा और 9.986 यहाँ आएगा। तो दोस्तों इसको जो है सभी को हम लाइन से मिला देंगे, जो फाइनली वो इस तरह से दिखेगा। तो यह एक जो ग्राफ जो आपको दिख रहा है वह है मीन चार्ट यानी एक्स बार चार्ट। आइए हम बात करते हैं कि आर चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए इसमें भी हम यूसीएल, टारगेट और एलसीएल निकालते हैं। यहाँ पर यूसीएल का वैल्यू कितना होगा, जो फॉर्मूला होता है D4 इंटू आर बार होता है। D4 आपको उसी चार्ट से निकालेंगे। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 2.115 और आपका आर बार का वैल्यू दिया है 0.055 और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 0.118528 होगा। अब भाई हम बात करते हैं कि एलसीएल का वैल्यू कितना होगा। देखिए एलसीएल का वैल्यू जो है इसका फॉर्मूला होता है D3 इंटू आर बार। D3 का वैल्यू आपका 0 होता है और कोई भी वैल्यू 0 से, अगर आप इस डाटा से देखिए D3 का वैल्यू 0 है और 0 से कोई चीज भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे एलसीएल 0 होगा। और सीएल कितना होगा, यूसीएल प्लस एलसीएल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे जो यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट इसमें पुट करेंगे तो 0.118528 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.0592 होगा, 26 होगा जो यहाँ पे है। तो इस तरह से सेम चीज हम वैल्यू यहाँ रख देंगे और इसमें जो ग्राफ हम जो खींचेंगे वह आर को लेके खींचेंगे। पहला आर कितना है 0.05 जो यहाँ होगा, उसके बाद 0.08, 0.10 जो यहाँ होगा, 0.05 यहाँ होगा, 0.02 यहाँ होगा, 0.09 यहाँ होगा और 0.07, 0.03। आप इस तरह से ड्रॉ करते जाइए 0.03 को। तो इस तरह से अगर मिलाएंगे तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों यह एक्स बार चार्ट और आर चार्ट का हमने ग्राफ खींच के आपको बता दिया। आशा करता हूं कि पूरा क्लियर कंसेप्ट आपको हो गया होगा।
आइए अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल चार्ट का जो है पैटर्न कैसा कैसा मिल सकता है और कब हम समझेंगे कि हमारा प्रोसेस जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। देखिए, सबसे पहला है कि यदि सैंपल आपका जो है कंसिस्टेंटली बिलो सेंट्रल लाइन से हो रहा है, यानी लगभग 70% पॉइंट जो है आपका सेंट्रल लाइन से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपका प्रोसेस जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। तो ऐसे में आपको एक्शन लेना जरूरी है। दूसरा जो है कि यदि आपका सैंपल्स का मीन सैंपल जो होता है कंसिस्टेंटली एबव सेंट्रल लाइन से हो रहा है, यानी कि सेंट्रल लाइन से लगभग 70% ऊपर सभी पॉइंट जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है, इस पर एक्शन लेना है। तीसरा कंडीशन यह है कि यदि आपका सैंपल कंटिन्यूसली अगर इंक्रीजिंग होते जा रहा है, इसका मतलब कि आपका प्रोसेस जो है वह कुछ समय के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए इस पर एक्शन लेना जरूरी है। ठीक इसका उल्टा यदि आपका सैंपल्स जो है वह कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है, इसका मतलब यह कि यह आपका प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, इस पे आपको कंट्रोल करना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है। दोस्तों, हमने इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से एसपीसी स्टडी में हमने समझाया है, उसको भी आप आई बटन से देख सकते हैं या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, उससे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन में हमने बात किया कि कंट्रोल चार्ट जो है किसे कहते हैं, कंट्रोल चार्ट का कितने टाइप का होता है, कंट्रोल चार्ट का ग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कंट्रोल चार्ट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कंट्रोल चार्ट का जो पैटर्न है वो किस तरह से होता है, जो कि चांसेस होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला है। तो ये सब चीज हमने डिटेल में समझने की कोशिश किया और आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से 7QC का यह सीरीज जो है आपका कंप्लीट होता है और आशा करता हूं कि सारे 7QC टूल्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट प्लान यह है कि ये सातों QC टूल्स जो है उसको मैं समराइज करके ब्रीफली एक वीडियो बना दूं, जिसे कि यदि आपके पास समय कम है तो कम समय में सभी QC टूल्स को आप रिवाइज कर सके। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।